साइज में छोटा होना सबसे बड़ी बात है। अच्छा, साइज में छोटा होना चाहिए। जनरली सेंट्रल एटम हम लोग है ना सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स भी देखेंगे, तुम लोग कहीं भी देखना, अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट एक्सेप्ट फ्लोरीन जनरली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जनरली। अब जैसे मान लो, देखो अब नाइट्रोजन भी तो अरे मैंने गलत कर दिया है, सॉरी सॉरी, गलत कर दिया है मैंने, ऐसा नहीं होगा, सल्फर ही होगा इसमें सेंट्रल एटम है ना। हाँ, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाँ 3 से फ्लोरीन कनेक्ट हो गया और ट्रिपल बॉन्ड से N, ऐसा हाँ सर। ट्रिपल 0 बॉन्ड हो से गए। क्या बोल रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड से एन कैसे कनेक्ट हो सकता है अभी? तो क्या करोगे फिर? नहीं ये भी कनेक्ट नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? हैं? नहीं करेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड से एन को कनेक्ट करेगा। बोल जल्दी बोल। इसके अलावा क्या ऑप्शन है तेरे पास? हाँ ठीक है, समझा। अब जिनॉन है, जिनॉन के ऊपर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, हाँ सर, आ नेगेटिव गया। चार्ज आएगा 9, तो 3 यहाँ पर, तो 3 2 1 6 आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में बोलो। फोर्थ वाले में सिलिकॉन और सल्फर में डाउट है। डायरेक्ट याद रख लो यार, क्या सर डाउट है फिफ्थ इसमें? वाला भी। फिफ्थ और फोर्थ तो यार फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या है, विच आर द फॉलोइंग एग्जिस्ट कोवलेंट क्रिस्टल की बात करिए ना, सल्फर क्रिस्टल नहीं है। सिलिकॉन आएगा आंसर, सल्फर के क्रिस्टल नहीं बनते हैं सर इन सल्फर पाउडर सॉलिड्स। फॉर्म में करता है ना नॉर्मली। हाँ मतलब उसमें वो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर होता तो सॉलिड फॉर्म में ही है, बट वो कोवलेंट क्रिस्टल नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। कौन सा इसके बाद फिफ्थ भी बोला कोई? हाँ फिफ्थ में यही है कि देखो CsI3 है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, सीजियम तो +1 में ही रहेगा ना, हाँ सर। तो I3 -1 में रहेगा। I3 माइनस तो एग्जिस्ट करता है, देखा ही होगा बहुत बार। हाँ सर। तो ऐसा थोड़ी सीजियम 3+ और 3I- ऐसा कर दोगे, ऐसा होगा ही नहीं, बस हो गया। सर वो फोर्थ वाला एक मिनट, क्या मतलब समझा नहीं मुझे। समझा ये है कि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हम ऐसे थ्योरेटिकली बहुत क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअली कुछ बात हम बोल नहीं सकते कि कोवलेंट क्रिस्टल कौन है, तो उसमें सिलिकॉन ही आंसर आएगा। सिलिकॉन का एक कोवलेंट क्रिस्टल है, वो सिलिकॉन वाला सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन है ये नहीं है ये, ठीक है। सिलिकॉन और सिलिकॉन में डिफरेंस होता है। ठीक है सर। अब हमें क्या करना है इसके बाद, बॉन्डिंग टू एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग टू एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में बोलिए केमिकल बॉन्डिंग 2 में। C5 का 7। C5 का 7 और बोलिए, जल्दी बोलिए। सर C5 का थर्ड भी। थर्ड भी, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 बॉन्डिंग टू C5 का 1 और 2। ऐसा है क्या साला C5 में जो इतना पूछ रहे हो? C5 का 8 भी है सर। C5 का 8 भी, और कोई दिक्कत है? बस हो गया। चलिए C5 का फर्स्ट CH4 PH3 ASH3 और SbH3 है ना, इसमें बोला है 1 हैज हाईएस्ट एंड लीस्ट बॉन्ड एंगल। तो देखो
कार्बन यहाँ आता है, इधर नाइट्रोजन, इधर फास्फोरस, इधर आर्सेनिक, इधर एंटीमोनी, ठीक है। इन सब के H3 बनाने, ठीक है। अब इसमें तो क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाँ सर। नो ड्रैगो रूल, ठीक है। इसमें क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो रूल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है। तो मैं इसमें तुम्हें बता देता हूँ, ड्रैगो रूल जब भी हम लोग ऐसे बनाते हैं तो बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे जाने पर थीटा डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं, कि अगर इसका 91.5 है तो इसका 91 होगा, इसका 90.5 होगा, ऐसे अप्रॉक्स, ऐसे एक आधा डिग्री से वेरी कर सकते हैं बस। सब 90 के आसपास होंगे, बट ऊपर से नीचे जाने पर थीटा डिक्रीज होता है, ठीक है। और CH4 का तो हमें पता ही है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन तो नंबर 6। नीचे जाने से डिक्रीज होने का कोई रीजन? नहीं, कोई रीजन नहीं है। डिक्रीज होता है मतलब बहुत ही माइनर सा डिक्रीज होता है, तो माइनर से डिक्रीज होने का बहुत एक सिग्निफिकेंट रीजन हम लोग नहीं बोल सकते, बॉन्ड क्योंकि लेंथ नहीं सभी पता में। चलते। हाँ क्या? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा सा ही सही पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहे से बॉन्ड एंगल का क्या लेन देन है? एटम पास आ सकते हैं ना, मतलब अगर सेंट्रल एटम और बाकी के एटम का डिस्टेंस बढ़ गया तो एटम थोड़ा पास आ सकते हैं, तो एंगल कम हो जाएगा ना। अरे यार, प्योर पी ऑर्बिटल है, उससे ओवरलैपिंग होके बन रहा है। कोई 3 लोग ऐसे 90 पर रखे हैं, कोई 3 लोग ऐसे 90 पर रखे हैं, तो क्या मतलब है? मतलब कैसे तुम जज करोगे बॉन्ड एंगल का बॉन्ड लेंथ से? कहीं तूने पढ़ा है पहले ये चीज कहीं किसी से? वो एक बुक में था, मतलब कौन सी बुक में था? नहीं, लोकल थी वो में। देखो, मतलब जैसे है ना, मतलब अगर मैंने कहीं पढ़ा होता बहुत सॉलिड रीजन तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड एंगल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना, और उसमें भी बॉन्ड एंगल बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत भयानक सा चेंज आ गया बॉन्ड एंगल में, वैसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर प्योर पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट तीनों में सेम है, ऑलमोस्ट। बट अगर एग्जैक्टली देखें तो बॉन्ड एंगल कम ही होता है ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। जैसे अगर ऊपर हम लोग देखें ऑक्सीजन फैमिली में, है ना, तो H2S H2SE H2T, तो इसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर थीटा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब सेकंड वाला है जैसे सेम H2O H2S H2TE और CO2। तो अभी देखो इसमें सेकंड वाले में किसी ने पूछा है तो CO2 तो मैक्सिमम होगा, समझ आती है बात? हाँ सर। और मिनिमम कौन होगा, H2T, क्योंकि इसमें ड्रैगोस रूल लग रहा है, तो H2S से छोटा ही होगा H2T, ठीक। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो डिस्कशन से भी क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्कशन को लाइट लेते हैं कि ठीक है मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं आया, तो मैं क्यों डिस्कशन देखूं, क्योंकि है ना तुमने शायद उसका है ना वो संकेत बिरादर का वीडियो देखा होगा, उसने एक अपना प्रिपरेशन वाला वीडियो बनाया था, देखा किसी ने उसका वीडियो? हाँ सर, कुछ कुछ देखा था थोड़ा हाँ, बहुत। तो उसने भी है ना यही बात बोली थी, तब उस टाइम भी उनके बैच को मैंने ही पढ़ाई थी केमिस्ट्री, तो तब भी उनको भी मैं यही बात बोलता था कि है ना डिस्कशन में अगर तुम्हारे को डाउट नहीं है ना तो भी डिस्कशन देखो, सुनो, क्योंकि दूसरे बच्चों में हो सकता है जो तुम चीज सोच नहीं पाए हो दूसरे बच्चे ने सोची हो, तो उससे भी बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती है, तो डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डिस्कशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे से तो सारे हो गए तो अब मैं सुनता ही नहीं हूँ डिस्कशन, चलो छोड़ दो, तो वैसा नहीं करना है। डिस्कशन सुनने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, तो डिस्कशन से भी हम लोग नई नई चीजें देखेंगे, जैसा अभी मैंने ये चीज क्लास में तुम्हें बता ही नहीं रही, तो डिस्कशन में बता दी, तो बात तो वही है, लेक्चर का ही पार्ट है। इसके बाद देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में देखो अगेन PH3 और H2O है, तो क्या PH3 में क्या बोलते हैं, PH3 में तो वो है ना ड्रैगो रूल, No hybridization. नो हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑब्वियसली H2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि तो 90 के क्लोज है PH3 तो, ठीक है। फिर 7 और 8। सर नो 7, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग कोई एंगल निकाल ही नहीं सकते मतलब? अरे बोला तो है ड्रैगो रूल में यार, कितनी बार बताऊं, थीटा अप्रॉक्स 90 के इक्वल होगा, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो PX PY PZ ऐसे ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में एंगल 90 के डिग्री के क्लोज रहेगा, ड्रैगो रूल अच्छा में सर। मैंने बताया है, ठीक है। नोट्स अच्छे से पढ़ो।
NH3 और NF3 किसने पूछा है यार? ये कौन है ये डाउट पूछने वाला? 7 सर मैंने पूछा था मैंने कौन नाम बोलूं? सर, मुतासिम। तो तुम मतलब क्या कैसे तुमने डाउट पूछा? तुम्हारे तो परसेंटाइल भी अच्छा था शायद, जैसे मेरे को याद आ रहा है। सर मतलब तो जेईई मेन में क्या परसेंटाइल था तेरा? 98। हाँ तो देख 98 परसेंटाइल तू बना के बैठा है और ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहा है। अब देख NH3 और NF3 में है ना, मैंने बताया जैसे NH3 और NF3 दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बट टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देख। ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे इसमें, ऐसा होगा। और NH3 में कहां शिफ्टेड रहेंगे? NH3 की तरफ। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कहां ज्यादा होगा? NH3 में या NF3 में? NH3 में। तो बस बॉन्ड एंगल NH3 में ज्यादा है NF3 से। अब जैसे एर्थ है, अब एर्थ में देखो मैंने तुम्हें बताया है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने तुम्हें बताया है कि अगर देखो ठीक है टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कब कंसीडर करते हैं? जब छोटे छोटे एटम हो। जब एटम बड़े बड़े आ जाए तो हम लोग उस केस में क्या देखते हैं? साइज देखते हैं। तो PCl3 और PF3 में कौन बड़ा होगा? किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? मैंने पढ़ा है यार ये, तुम ऐसे ऐसे डाउट मत पूछो, नोट्स वोट्स को पढ़ो, ऐसे डाउट पूछो कैसे काम चलेगा फिर? समझ में आती है बात या नहीं आती? बोलो। हाँ सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में और कोई डाउट है? सर D3 में क्या करना है एक बार बताना। D3 में क्या करना है? D3 कैलकुलेट द इंडिविजुअल एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इफ रिक्वायर्ड और मार्क द एलिमेंट एंड आल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर। लिखा तो है ये सब, जो लिखा यही करना है। जैसे मैं एक बता देता हूँ है ना, एक बता देता हूँ, एक कौन सा बताता हूँ जो मेरे को सबसे इजी लग रहा है वही बताऊंगा। CrO5 है ना, 14 नंबर वाला है वो। अब देख इसमें मैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ। देख बॉन्ड से मैंने निकाल रहा हूँ, जैसे ये -1 में होंगे ये ऑक्सीजन सारे, और ये ऑक्सीजन -2 में होगा। ये बात समझ आती है? ये दोनों चारों ऑक्सीजन -1 में क्यों बोले और वो ऑक्सीजन -2 में क्यों बोला? क्योंकि वो एक साइड से ऑक्सीजन से अटैच है, एक साइड से क्रोमियम से। परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन -1 में होता है। समझ में आती है बात? हाँ सर। और अब सारे माइनस हो गए तो ये वाला +6 में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 6 है तो इसको +6 में होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने बोला क्या है? अंडरलाइन का बताना है। अब अंडरलाइन का तो ठीक है हम बता चुके, क्रोमियम +6 में है। चलो ठीक है, हम है ना अंडरलाइन का बता चुके, क्रोमियम +6 में। अब इंडिविजुअल बताना है ऑक्सीजन का, तो 4 ऑक्सीजन -1 में है और 1 ऑक्सीजन -2 में है। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -6 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन समझ आया? हाँ सर। कि भाई टोटल में -6 चार्ज है और 5 ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन पर एवरेजली -6/5 का चार्ज है। तो ऐसे निकालना है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बट इसने तो अंडरलाइन का पूछा था, अंडरलाइन क्रोमियम था, तो उसमें हमें बताने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे करना है बस। सर पीछे कुछ अलग ही आंसर। कौन सा आंसर दिया है बता मेरे को? 14 में +6 आंसर दिया तो है। अच्छा सर ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बोलो। A3 का A ऑप्शन। A3 का A ऑप्शन, हाँ। ठीक है, और बोलिए। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में? नहीं है डाउट, ठीक है। A3 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर iO2 F2-। अब
सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, आई के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट एक माइनस आ गया तो 8 हो गए। O2 तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, F2 ऐसे कनेक्ट होंगे, तो 4 बॉन्डेड एटम है, एक है तो 5, मतलब sp3d होगा। अब sp3d कैसे बनूंगा मैं, I F F डबल बॉन्ड O ऐसा ही बनाऊंगा मैं। सर वो ए ऑप्शन में लिखा कैसे, वो समझ में नहीं आया, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए पहले तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बट वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर्स इज अनशेयर्ड। ठीक है, ये क्या लिखा है ये, वही समझ में नहीं आ रहा है। किसी को समझ आ रहा है क्या, समझाओ मेरे को। वन ऑफ द क्या होता है, वन ऑफ द एक ही तो है। सर लोन पेयर है ना, उसको अनशेयर्ड बोल रहे हैं। तो ठीक है, वन पेयर को ठीक है, वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर्स इज अनशेयर्ड, तो वन ऑफ द लिखने का क्या मतलब है, अनशेयर्ड तो समझ गया मैं, लोन पेयर को अनशेयर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, लोन पेयर अनशेयर्ड है, शेयर्ड नहीं है, बॉन्ड पेयर नहीं है, मतलब अनशेयर्ड है। चलो ये बात भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ टीबीपी, कॉर्नर्स ऑफ टीबीपी का मतलब है कि हाँ ट्राइंगल पेन है, बट वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर्स इज अनशेयर्ड, तो ये वन ऑफ द लिखने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर यार, एक ही है उसमें सर वन ऑफ द क्या। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था कि ना आई का जो लोन पेयर है या फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर की भी बात कर रहा है वो। सर इसमें आयोडीन के मतलब पकड़ लीजिए, इक्वेटोरियल में 3 लोन पेयर है, उसमें से 2 लोन पेयर उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बस रह गया, तो उसको वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर बोले। ये कौन सी थ्योरी हो गई भाई, मतलब नहीं एक लोन मतलब उन्होंने जो बोला है लोन पेयर ने, उन्होंने जो इक्वेटोरियल पेयर बोला है ना, जो वो उसमें से मतलब एक ही डबल बॉन्ड में चला गया, एक। सही बात है, अभी सही बोला, वन ऑफ द इक्वेटोरियल पेयर्स, मतलब इक्वेटोरियल पेयर्स में इसने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों बोले हैं, और उनमें से एक जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो अनशेयर्ड है, ऐसा बोलना चाह रहा है। समझा ठीक है, समझ गया। हाँ चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट में और कोई डाउट है? नहीं है, कर वर्क करके लाए हो होमवर्क, ऐसे आगे। हाँ सर किया सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में बोलो। पार्ट 3 में तो नहीं आना चाहिए डाउट वैसे। पार्ट 3 में किसी को डाउट है कोई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कोई डाउट है? सर 15 वाला, उसमें मतलब उन्होंने ऑर्बिटल किसका बोला है, फास्फोरस की सल्फर का। 15 ठीक है, और बोलिए। 18 वाला का 18 का स्टेटमेंट 3। हाँ 18 में, और कौन सा स्टेटमेंट 3? हाँ ठीक है, हाँ चलिए 18 का स्टेटमेंट 4 में। स्टेटमेंट 4 भी मैं सर, समझ और गया, एक 13th भी। 13 भी। चलिए, और कोई डाउट तो नहीं है किसी को यार? आज वो लड़की नहीं आई क्लास में ना, नेहा, तभी मेरे को लग रहा था कोई तो 1-2 लोग कम है। 13 में देखो क्या बोला है, 13 किसने पूछा है भाई? सर प्रखर। अरे यार बहुत घटिया डाउट है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसका स्ट्रक्चर नहीं पता इन चारों में से? ये स्ट्रक्चर तुमने कभी देखा ही नहीं। सर मेनली पहले वाले में ही आ रहा है डाउट। अरे भाई, ये स्ट्रक्चर मैंने क्लास नोट्स में बनवाया है या नहीं बनवाया?
सर मैं चेक कर लूंगा, फिर मैं एक बार अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर मैं फिर से पूछ लूंगा। प्रखर नोट्स पढ़ो, नोट्स नहीं पढ़ रहे तुम लोग, नोट्स पढ़ो। ए स्ट्रक्चर भी क्लास नोट्स में बना हुआ है, मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, ठीक है। और जो डी नहीं, ए वाला ही है, ए में पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब समझते हो? पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड आए तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा। बी में मिल जाएगा, H2H2O2 का एनायन है ये। CrO5 अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, HNO4 में भी तुम्हें पेरोक्साइड लिंकेज मिल जाएगा। पेरोक्साइड लिंकेज ए में ही नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर देखो, इतनी सारी वो स्ट्रक्चर मैंने बनवाई है, वो किस लिए बनवाई है उसको याद रखना है, ऐसे देखने के लिए थोड़ी बनवाई है। वो याद नहीं रखोगे तो कोई मतलब थोड़ी है बनवाने का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? हाँ, द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग पीएस बॉन्ड। हाँ, इसमें क्या क्या दिक्कत थी, क्या बोला था? सर इसमें मतलब किसका एस कैरेक्टर पूछा है, फास्फोरस का कि सल्फर का? ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, सही बनाया मैंने? हाँ सर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस कितना आ रहा है? sp3 sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर कितना आ रहा है? अरे हाँ, sp3। दोनों सेम ही है, सॉरी, हाँ बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, 18 वाले क्वेश्चन में है ना, स्टेटमेंट के अंदर दिक्कत क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। 18 वाले क्वेश्चन में है ना, हम लोग सारे स्टेटमेंट को जज नहीं कर सकते। देखो, स्टेटमेंट 1 तुम बता सकते हो क्या क्या होगा? स्टेटमेंट 1 तुमसे हो गया होगा हाँ कि वो ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तुमसे हो गया। हाँ, स्टेटमेंट 2 तुमसे हुआ या नहीं हाँ हुआ? हाँ सर। स्टेटमेंट 2 हो गया होगा, हाइपोक्लोरस एसिड का एनहाइड्रेट तुमने बना लिया होगा, तो तुमने देखा होगा यस ये भी ट्रू आ रहा है। स्टेटमेंट 3 और 4 में दिक्कत बोली। स्टेटमेंट 3 देखो क्या है, as the electronegativity of central atom in a molecule having same hybridization and same terminal atom increases, the bond angle increases। अब देखो बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। क्या? as the electronegativity of central atom in a molecule having same hybridization state and same terminal atom increases, the bond angle increases। अब देखो इसमें क्या है, बॉन्डेड एटम भी सेम है, ऐसा ही बोला ना, टर्मिनल एटम भी सेम है, ठीक है। हाँ। तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल बढ़ता है। हाँ, तो क्या हुआ, बढ़ता तो है। फॉल्स दिया है। फॉल्स दिया है? अरे अच्छा, यही दिक्कत है। स्टेटमेंट 4 में क्या बोला था, हेटेरोन्यूक्लियर एबी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, द डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज। अच्छा हाँ, वो S4 में दिक्कत थी, समझ गया, मेरे को याद आता है ना धीरे धीरे तो मैं। हाँ, S3 में देखो क्या बोला है, फॉल्स कैसे दिया है भाई, ये क्या दिक्कत है इसमें? देखो हम लोग है ना एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसका? NF3PF3। नहीं, ऐसा नहीं। देखो इसमें देखो दिक्कत क्या है, इसने बोला है, क्या मैं इसका एक एग्जांपल ये भी मान सकता हूं क्या? हाँ। ये इसे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है ना कंडीशन को तो सेटिस्फाई। इसने लोन पेयर वगैरह उन सब की तो बात नहीं करी है। As the electronegativity of central atom increases, molecule having same hybridization सेम है, हाँ सेम है, sp3 क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है? हाँ इंक्रीज हो रहा है सेंट्रल एटम का। फिर इसने बोला है टर्मिनल एटम सेम है, टर्मिनल एटम सेम है, सेम टर्मिनल एटम इंक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यहाँ पर तो क्या है, उससे थोड़ा कम है। हाँ समझ गए? हाँ। तो इस अकॉर्डिंग S3 मेरा हमेशा सही नहीं होगा, एकदम हार्ड स्टेटमेंट नहीं है ये,
इसमें हमें सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है। S4, अब S4 में शायद वो दिक्कत जो मेरे को याद आ रही थी, क्या कि है ना वो सर For मेरे को hit- डाउट हुआ था कि ए और बी ना वो लोग ने बोला है सिमिलर साइज का लेने को इन ऑल कंपाउंड, तो ऐसा हाँ तो हाँ कोई मैं ना एग्जांपल हाँ ऐसा तो कोई एग्जाम्पल होता ही नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट को जज नहीं कर सकते। बट क्या मैं इन 3 स्टेटमेंट के बिहाफ पे ABCD में मेरे आंसर निकाल सकता हूँ क्या? हाँ 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 तो उस हिसाब से आएगा। बाकी स्टेटमेंट 4 को हम बता नहीं सकते। बाकी कोई है ऐसा जो मेरे स्टेटमेंट 4 को ट्रू बोल सकता है कि हाँ सर हर केस में ट्रू है, तो फिर ठीक है, हमें भी ज्ञान की और ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बोला है फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस इन द डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, कंसीडर ए बी ऑफ सिमिलर साइज। मतलब अजीब ही मतलब स्टेटमेंट है, क्या बोलना चाह रहा है समझ नहीं आ रहा। ए भी अगर सिमिलर साइज का नहीं लिखा रहता ना तो हम लोग बोलते थे कि हाँ मतलब होता है हाँ ऐसा। हाँ हाँ वही ना, ए और बी सिमिलर साइज के हैं और उसमें तुमने फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस भी बढ़ाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो बाकी हम 3 स्टेटमेंट को इजीली जज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 4 गलत है ना? अब यार गलत सही को हम पता नहीं, बोल नहीं सकते कुछ। अगर गलत मैंने नहीं बोला, मैंने बोला हम बता नहीं सकते, अब क्या कैसे बताएंगे? गलत सही कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ ठीक है सर एक्सरसाइज बस 2 उस पार्ट। सिमिलर साइज वाला पार्ट हटा दूं मैं, और मैं बोलूं कि हम्म अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज तो करता ही है ना। हाँ तो भी करेगा ना। हाँ तो वही तो चीज है ना, मैं वही दिक्कत ही यही है, कंसिडर ए बी ऑफ सिमिलर साइज। अब स्टेटमेंट में सारी चीज लिखी है तो सबको देखना पड़ेगा ना, मैं हटाना क्यों है मेरे को? हाँ तो वो बस वही दिक्कत है, वही है कि अब इसने लिख दिया कंसीडरिंग दिस, तो क्या कैसे मैं कंसीडर करूं? इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ हम बता नहीं पा रहे अब कुछ। बाकी अगर हटा दो तो ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। 1 का F और G। 1 का FG और बोलो। वन का FG के अलावा और कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है। 1 में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ क्या दिक्कत है? कौन बोल रहे हो तुम? सर मुतासिम बोल रहा हूँ, मुझे ये जानना था कि हम कैसे पता चलेगा कि बैक बॉन्डिंग हो के उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है कि अच्छा अच्छा, ये मतलब तो वही प्लेनर क्वेश्चन बनता है है। जो तुम थोड़ी देर पहले कल परसों तो कोई तो तुम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे, है ना? हाँ देखो जनरली है ना, जनरली ऐसे तो बैक बॉन्डिंग मतलब अच्छा तुम यही बोलना चाह रहे हो ना कि Cl नाइट्रोजन को दे देगा? पता नहीं, कुछ तो F में ही दिक्कत है या G में भी दिक्कत है? F और G दोनों में। F और G, तो ये दोनों ऐसे होंगे। अब दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत नाइट्रोजन बोलो के जल्दी। पास लोन पेयर क्लोरीन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्लोरीन में फ्री ऑर्बिटल है। और FCl में भी यही बात है। हाँ उसमें तो वैसे दोनों है PCl में, फास्फोरस के पास भी फ्री ऑर्बिटल है। आई थिंक है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे बैक बॉन्डिंग होना नहीं चाहिए। मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है ना। जैसे है ना बोरोन वाले केस में हम लोग बैक बॉन्डिंग कर रहे थे, वहां पर हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स था। क्या ड्राइविंग फोर्स था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट, बोरोन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, है ना? और या फिर हमने वो सिलिकॉन वाले केस में देखा, तो जैसे कुछ स्पेसिफिक केस है उसमें हम लोग बात कर सकते हैं बैक बॉन्डिंग की। ऐसे तो फिर तुम्हें कहीं भी कुछ भी मिलेगा तुम बैक बॉन्डिंग कर दोगे कि नाइट्रोजन है क्लोरीन का ये है, बैक बॉन्डिंग कर दो तो ये तो प्लेनर हो गया। तो वैसा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। मतलब जो स्पेसिफिक केस हम लोग पढ़ते हैं बस उसी में ही बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। बाकी ऐसे बैक बॉन्डिंग बोलना मेरे को तो लगता नहीं कि यहाँ पर ऐसे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। NCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, PCl3 में भी sp3 है। ठीक है सर, वो याद रख लूंगा। सर ये फास्फोरस में ना मतलब एमटीडी सर- ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग नहीं होगा ना कभी भी, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऐसे देख सकते हैं ना।
हाँ मतलब वही चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ कोई और भी कुछ बोल रहा था। सर इसमें मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मतलब BCl3 में क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल था और बोरॉन का बोले तो मतलब दोनों पैरेलल थे, मतलब जैसे हम बेंजीन में बोलते हैं ना, सब एक ही प्लेन में थे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन थे। तो इसमें NCl3 तो मतलब sp3 है, तो उसमें शायद दोनों के p ऑर्बिटल कभी ऐसे प्लेन में ऐसे आ नहीं सकते पैरेलल। सही बात है। जैसे हम लोग रेजोनेंस में भी बोलते हैं कि पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, सेम बैक बॉन्डिंग में भी वैसा ही केस होता है कि पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए, सर मतलब तो एक फिर वो अप्रोप्रिएट। NSiCH3 थ्राइस वाले में भी तो वैसा ही होता है। कैसा? हाँ कैसा बोलो। मैं बोल रहा हूँ इसमें वो फिर अप्लाई नहीं होगा, इसमें भी कहाँ सेम प्लेन में, मतलब ये भी कैसे NCl3 जैसा ही केस है ना। रुको एक सेकेंड। हाँ बोलो। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ कि जो अभी बोल रहे थे हम सेम प्लेन में होने की बात, तो फिर इधर तो अप्लाई नहीं होगी उस हिसाब से, इधर होता है बैक बॉन्डिंग। तो कैसे नहीं है, मतलब सेम प्लेन में क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो? सर फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि NCl3 में भी वैसा नहीं है। मैं देखो इसका एग्जैक्ट मुझे फॉर्मूला बताओ वापस से, क्या बोलते थे हम लोग? एक तो होता था N क्या, SI H3 होल थ्राइस। CH3 होल थ्राइस या H3 होल थ्राइस, ऐसा कुछ ना, हाँ हाँ। यही होता था। और एक होता था N CH3 ऐसा। नहीं। रुको मैं बना ही देता हूँ। N SiH3 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 ऐसा होता था, ठीक है, यही है, बोलो। हाँ सर ठीक है। अब हम लोग बोलते थे इसमें सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग होगा, इधर कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो कि वैसे देखो ना, लॉजिक के अकॉर्डिंग वो बात भी सही है, मतलब ओवरलैपिंग के लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में हमें ऑर्बिटल मिलने चाहिए, तभी हम लोग सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि BF3 में सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग होती है, बट BI3 में सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। BI में आयोडीन का 5p बोरोन का 2p के साथ ओवरलैप होना तो एक सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इधर हम लोग देखें तो इधर D है, ये भी थर्ड पीरियड से, सिलिकॉन भी, और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड से ही है, तो दोनों में 3D रहेगा। इधर 3 लोन पेयर एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर भी sp3 है, ये भी sp3 है। बात तो सही है। अभी अगर यहाँ से और सोचे तो क्या सोच सकते हैं? सर उसको एक्सपेरिमेंटली याद ही रख देते हैं कि इनमें होता है और इनमें नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है ही, वो तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे बैक बॉन्डिंग के केस देखने जाए तो फिर तो पता नहीं, फिर हम हर जगह बैक बॉन्डिंग करवाने का सोचेंगे कि जहां भी हमको एक के पास लोन पेयर मिला और कहीं भी थर्ड पीरियड उससे ज्यादा का कंपाउंड मिला, हम तो सीधा बैक बॉन्डिंग की तरफ चले जाएंगे कि हाँ भाई बैक बॉन्डिंग करवा दो, ठीक है। सर तो फिर सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम पे कभी भी बैक बॉन्डिंग नहीं बोलते ना हम लोग। हाँ मतलब ऐसा केस है कि मतलब मेरे हिसाब से तो जो सिग्निफिकेंट, जैसे हमारे पास एक फिक्स्ड एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमने देखा बोरेक्स के एनायन में हमने बैक बॉन्डिंग देखी, जैसे एन वाले इसमें देखी, तो एक सिग्निफिकेंट है कि हाँ भाई इसमें हम लोग देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से NCl3 PCl3 में मैंने तो कभी देखी नहीं बैक बॉन्डिंग होता हुआ, तो आई थिंक जैसे याद रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अगर इधर बैक बॉन्डिंग हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा हो कि बैक बॉन्डिंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती होगी, इसलिए नहीं बताते हम लोग। सर वही ठीक है, रीजन है शायद कि ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए हाँ नहीं हो रहा रीजन है। तो वही है, ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं होते, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी तभी हम कंसिडर करेंगे। अब हम इसको सोच नहीं पा रहे थ्योरेटिकली पेन पेपर पे कि कैसे नहीं होगा ये, है ना।
बस यही और दिक्कत आ रही है। रीजन ये हो सकता है कि 2p2p ओवरलैपिंग ज्यादा मतलब ये रहे। हाँ वो तो हर केस में होता ही है। हमने वीबीटी में भी ऐसा पढ़ा है कि अगर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सेम या नियरली सेम होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगा, वैसा भी सीन होता है। ठीक है, बाकी अगर मेरे को कहीं दिखेगा सॉलिड रीजन तो मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में? बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोलो। सर उसका 6 का ऑप्शन ए। 6 का ऑप्शन ए। और बस 6 के ऑप्शन ए में क्या बोला है? बोरेक्स at boron atom present in 2 different oxidation state and it differ by 1। तो बोरेक्स के एनायन का स्ट्रक्चर बनाओ ना, B4O5 OH4 2-। बोरेक्स का एनायन या बोरेक्स एक ही बात है, क्योंकि बस ये एनायनिक फॉर्म है, स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही रहेगा। सर वो एक पे नेगेटिव चार्ज, 2 पे नेगेटिव चार्ज आता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ? एक सेकंड रुको, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले, फिर हम लोग देखते हैं। सही बनाया ना स्ट्रक्चर? यहाँ पर -1 है बस। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पर कितना आएगा? +3। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? +1 +1 +1 +1। ठीक है, और -1 इस पर ऑलरेडी फॉर्मल चार्ज था, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका +3 ही है। ये कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मेरे को समझ आया तुम्हें? तो वो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां का नहीं समझ आया। नहीं समझ आया ना? देखो मैं पहले इधर वाले का समझाता हूँ। इधर ऑक्सीजन बोरोन में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड की वजह से बोरोन पे +1 आएगा। ऐसे ही इस बॉन्ड की वजह से भी बोरोन पे +1 आएगा। ऐसे इस बॉन्ड की वजह से भी बोरोन पे +1 आएगा, तो ओवरऑल बोरोन पे +3 हो गया। हाँ सर। बोलो। हाँ अब सर। ऐसे हाँ यहाँ पर देखो, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो सभी पे 4 +1 आ गए। बोलो। हाँ हाँ। हाँ तो टोटल +4 हो गया, और एक -1 ऑलरेडी था ही, तो बोरोन तो +3 में ही है ना, सभी को अच्छा ऐड ही हाँ तो करते हाँ हैं। ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है कुछ, दोनों का बोरोन में +3 में ही एग्जिस्ट करेगा। बोरोन +2 या +4 में कभी जाता भी नहीं है। सर, ऐसा और नहीं कोई देख सकते कि ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब -2 होता है ना। हाँ, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है। तो एक -1 वहां से है, तो यहाँ से एक +1 आया, और ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बना रहा है ना, और -2 और एक बोरॉन की वजह से शेयर कर रहे तो +1, तो यहाँ पे और एक +1 आया। अरे मतलब क्या बोलना चाहते हो? जैसे देखो, ऑक्सीजन पे जनरली -2 होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ तो मैं स्ट्रक्चर से हमेशा करेक्ट आएगा। अब देखो, इस बॉन्ड की वजह से रेड कलर से बना रहा हूँ, ये बॉन्ड की वजह से बोरोन पे +1 गया, तो ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम ऐसे ही इस बॉन्ड की वजह से इस बोरोन पे +1 और इस ऑक्सीजन पे -1, तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल क्या हुआ? -2। हाँ ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में? एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो। पार्ट 4 में नहीं है दिक्कत। ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। सर उसका 4। पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में जी सर। 4। ठीक है, और कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, 4 में क्या बोला था? करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज दिस: NH3 PCl5 BCl3। सर वो सडनली वो लोग डीएसपी में क्यों चले गए, वो मुझे समझ नहीं आया।
अच्छा देखो, तुम्हें ना एक चीज मैं बता देता हूँ। एक तो तुम्हें ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, एक तो DsP2 और एक D2sp3। तुमने पहले भी नाम सुने होंगे, है ना? सुने ऐसे नाम हाँ DsP2 सर। और D2sp3? ठीक है, इसमें हाँ D सर, वो पहले split- क्यों लिखते हैं, है ना? कभी ऐसा तुमने नाम नहीं सुना होगा DsP3, ये नहीं सुना होगा कभी, है ना? नहीं। हमेशा ये sp3d ही रहता है ना? अब देखो D आगे और पीछे लिखने का क्या सेंस होता है? अगर D पहले लिखा है मतलब D इनर ऑर्बिटल वाला है। इनर ऑर्बिटल से बना। DsP3 पॉसिबल है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? DsP3 पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऐसा? हाँ पॉसिबल है, सही बात है। बट मैं बोल रहा हूँ तुमने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। हाँ, कोई तो आयरन वाला एग्जांपल हाँ हाँ, FeCO5 शायद, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर DsP3। 5 पॉसिबल है, सही बात है। मैं बोल रहा हूँ तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब देखो D अगर अंदर वाला है तो पहले लिखते हैं, बाहर वाला है तो बाद में लिखते हैं, ठीक है? अब है ना, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हारा डाउट ठीक है, तुम्हारा डाउट ठीक है, बट हमें क्या होता है, कभी कभी चार ऑप्शन को टिक करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस का भी यूज करना होता है। अभी चार ऑप्शन दे दिए, अब तुम्हें पता है कि BCl3 sp2 है, NH3 sp3 है। अब PCl5 तुमने क्या पढ़ा है, sp3d, जो कि शायद कोई ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना? हाँ सर, नहीं है। भी ठीक है, फिर बी ऑप्शन हमें टिक करना ही पड़ेगा। बाकी DsP3 का सेंस यही है कि D इनर ऑर्बिटल वाला होना चाहिए। अंदर वाला D अगर यूज होता है तो हम DsP3 लिखते हैं। तुम चाहो तो PCl5 को लिख के देख लो। PCl5 क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, फिर आगे क्या होगा, 4p3, ऐसा 10 10 20। ये ज्यादा लिख दिया मेरे को लग रहा है, जोश जोश में मैंने। सर फास्फोरस थर्ड पीरियड का है। हाँ वही ना, मेरे को भी ऐसा लगा, मैंने ज्यादा लिख दिया। यहाँ पर आ गया ना, बस खत्म हो गया इतना। और 3D आगे 0 है, बोलो। हाँ सर। तो फास्फोरस में D अंदर वाले ऑर्बिटल का है या बराबर में बाहर वाले का है? अंदर वाले का तो नहीं है ना, इतना तो समझते हो, अंदर वाले का तो नहीं है। हाँ नहीं है। तो बस फिर DsP3 नहीं होगा, इन्होंने बस वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, तो उस अकॉर्डिंग हम बस बी ऑप्शन कॉमन सेंस से टिक कर सकते हैं। अंदर वाले ऑर्बिटल का D नहीं है, बाहर वाले का ही D होता है, तो वो sp3d ही होगा। तो फिर अगर हमें चार ऑप्शन में जबरदस्ती कोई टिक करना हो तो उस हिसाब से हम लोग बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सर उन्होंने तो DsP3 दिया हुआ है ना। हाँ हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने कब मना करा है? मैं बोल रहा हूँ कि sp3 तुम्हें पता पड़ गया फर्स्ट का, लास्ट का sp2 पता पड़ गया, इसका तुम्हें हाँ क्या हाँ। पता है, sp3d। बट ऑप्शन में DsP3 दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस से अब हमें चार में से एक ऑप्शन टिक करना पड़े, जबरदस्ती भी टिक ही करना है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी बाहर वाला D यूज होगा, अंदर वाला D नहीं होगा। DsP3 अलग से भी रहता है ना? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में होता है वो, मैंने बताया था तुम्हें। बट हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं, उसमें दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग जनरली पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। बाकी होता तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। इसके अलावा और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में? नहीं है, है ना? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में नहीं है कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 ऑफलाइन में बोलो पहले, क्योंकि दोनों इसमें ऑफलाइन में बोलो पहले। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 ऑफलाइन में कोई डाउट है? सर एसीटोनाइट्राइल का कुछ स्ट्रक्चर बता दीजिए। इसका एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल, आई थिंक यही होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। एसीटोनाइट्राइल यही होता है क्या? हाँ सर। CH3 से डबल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं होगा ना कुछ? नहीं नहीं नहीं, एसीटो का मतलब सिंपल 2 कार्बन है, नाइट्राइल का मतलब CN ग्रुप है। अच्छा हाँ ठीक है। और एक ऑनलाइन में बताए, ऑनलाइन में कोई डाउट है? सर एक ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला। एक ही है मतलब?
एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 एक ही, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है। हाँ हम लोग ने एक ही दिए। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी इतने खतरनाक कुछ नहीं। तो कोई डाउट है ऑफलाइन में, बोलो। नहीं है, ठीक है। संडे को तुम्हारे टेस्ट है क्या? नहीं है संडे को टेस्ट, मैंने पहले ही पूछा था। कोई क्लास है संडे को? हाँ सर, एडीएस सर का लंबा वाला डिस्कशन वाला क्लास है। अरे यार, एक तो एडीएस सर जीने नहीं देंगे तुमको। केमिकल बॉन्डिंग 3 के अंदर है ना, हमें होमवर्क करके लाना है केमिकल बॉन्डिंग 3 में। अब एडीएस सर का क्लास है इसलिए ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग 3 हमने पढ़ तो लिया है ना, मैं होमवर्क तो दे रहा हूँ। हाँ सर पढ़ लिया। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर। मार्क को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया डिस्कशन करते हुए। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एमओटी तुम्हें पढ़ा रहा था, और एमओटी में मेजर एमओटी का सारा पोर्शन मैंने पढ़ा दिया था। फिर मैंने बोला था मैं एक आयनाइजेशन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एमओटी से, है ना। बस एक कॉन्सेप्ट वो बता देता हूँ और एक एसपी मिक्सिंग बता देता हूँ, फिर हमारा एमओटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी का एमओटी से। हो सकता है कभी ना कभी वो तुम्हारे काम आ जाए, बट ठीक है एक बार बताएंगे तो उससे तुम्हें कुछ आइडिया ज्यादा लगेगा कि हाँ एमओटी से हम लोग और क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। तो जैसे नोट डाल के मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, जैसे सपोज करो N2 की मैं बात करता हूँ। N2 में हम लोग क्या बोलते हैं, N2 की बात कर रहा हूँ तो सारी चीजें फिर एक साथ ही बता देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होता है, तो हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई के दोनों 2px 2py में 2 ठीक है। फिर सिग्मा 2p2z, फिर पाई के दोनों स्टार वाले 2px वाले भी और 2py वाले भी, जिनमें 0 0 है, ठीक है। चलो इतने में हो गया हमारा काम, है ना। अब देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया ना। इन दोनों को मिला के एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के सुना होगा तुमने? नहीं सुना नहीं क्या? सर नहीं सुना। नहीं सर। ऐसा नहीं सर। एनसीईआरटी में लिखा था, हम भूल गया मैं। हाँ कहीं ना कहीं तुम देखोगे इन दोनों को के भी बोलते हैं। वो शेल होता है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, उसके हिसाब से इसको के बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल है 1s है इसलिए के भी बोल देते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालू तो तुम निकाल लेना, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कौन कौन से बॉन्ड है, पाई सिग्मा के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 पाई 1 सिग्मा। मतलब ऐसे देख लेते हैं कि देखो कि ये इससे कैंसिल हो गया, 2s 2 स्टार इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं बचा बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। देख पा रहे होंगे 1 सिग्मा 2 पाई। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 2p2z में क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, सबसे ज्यादा एनर्जी का यही है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और पाई स्टार वाले सबसे कम एनर्जी के वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए ना मैं इसका एक एमओ डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा होता है, और एनसीईआरटी वाले उसको बड़ा पूछते भी है, मतलब बोर्ड के अंदर, है ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा ऐसा होता है एनसीईआरटी में कि भाई इधर ऐसा है, अब है ना ये 1s है, ये 1s है, 1s देखो n और n मिलकर n2 बना रहे हैं, तो इधर एक n का एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर दूसरे n का एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s और 1s दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, चार इलेक्ट्रॉन आए, चारों फिल कर दो, जो नीचे वाला होगा वो सिग्मा 1s होगा और जो ऊपर वाला होगा जो सिग्मा स्टार 1s होगा, है ना। ऐसे फिर 2s की बारी आएगी, तो इधर 2s 1s2 2s2
ऐसा होता है नाइट्रोजन में 1s2 2s2 देन 2p3, तो 2p3 पर हम रुक जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगेन, इधर बनेगा सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर बनेगा सिग्मा 2s। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे लास्ट हम लोग बात करते हैं, देखो क्या सिग्मा 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 में ऐसे होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p एक इधर एक n का, इधर 2p दूसरे n का। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें कैसा बनेगा एनर्जी ऑर्डर, ऐसा होगा। उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, इसके बाद पहले पाई वाला आता है ना, पाई वाले में वापस गलत बना दिया मैंने। देखो सिग्मा स्टार 2s के बाद पहले पाई आता है, तो पाई के 2 ही आते हैं, मैंने 3 लिख दिए, पाई के 2 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर अगेन पाई वाला आएगा। ये बना तो सकते हो ऐसा, बोलो। हाँ सर। इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz नहीं, सिग्मा 2pz तो कौन सा है, ऊपर वाला है, ऊपर वाले को बोलते हैं सिग्मा 2pz, नीचे वाला क्या है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, है ना। अब ऊपर वाले क्या बन गए, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके ऊपर वाला है सिग्मा स्टार 2pz। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसको देख के बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? N2 का। क्यों? N2 का, क्योंकि जो उसका मतलब दोनों हुआ है सिग्मा, क्या? दोनों नहीं सॉरी, N का होगा इसमें, क्योंकि N2 में सिग्मा 2p नीचे है शायद, तो देखो उसमें एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और इनफाइनाइट पे पहुंचाना। नाइट्रोजन के लिए आउटर मोस्ट शेल ये है, यही है ना आउटर मोस्ट शेल। हाँ हाँ सर, सर। N2 के लिए आउटर मोस्ट शेल ये है, तो दोनों में से किसका आउटर मोस्ट शेल स्टेबल है? N2 का। N2 का। फुली फिल, फुली फिल्ड नहीं, जिसका एनर्जी कम वो स्टेबल, फुली फिल्ड से कोई लेना देना नहीं है, जिसका एनर्जी कम वो स्टेबल। ऑब्वियसली एनर्जी लेवल में नीचे आ रहा है ना सिग्मा 2pz, ठीक है। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी N2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी N2 का जो आउटर मोस्ट शेल है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालकर इनफाइनाइट पर पहुंचाना ज्यादा डिफिकल्ट है, किससे? N के कंपैरिजन। समझ गए? हाँ सर। सर रीजन है मेरा कि मतलब वो फुली फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल रहता है। वो रीजन नहीं देना, वो रीजन नहीं देना, हाफ फील्ड फुली फील्ड वाला रीजन नहीं, रीजन सिर्फ एनर्जी से देखना, जिसका एनर्जी नीचे मतलब वो स्टेबल है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ये लॉजिक देना है। फुली फील्ड हाफ फील्ड लॉजिक नहीं देना। सर जो p ऑर्बिटल में जो हमने ऑर्डर बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, क्योंकि हमेशा नीचे 1 वाला एक नीचे हमेशा सिग्मा वाला इस होता है। ऑर्डर ये ऑर्डर सही लग रहा है? नहीं सर, ये सही नहीं लग रहा, क्या गलत बना दिया मैंने? सर मुझे लग रहा है जो N2 का डायग्राम बराबर है सर, वो ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है। ऑक्सीजन तो में लिखा है, वो हाँ सही लिखा है, जैसा ये है फिर इसको देख के फिर ऐसा बना दो, सही है ना। हाँ सर। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है सॉरी। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन O2 एंड O। ऑक्सीजन और O में करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बताना है।
बता दोगे? ओ का ज्यादा रहेगा। इसका ज्यादा रहेगा एनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन का। देखो अगर मैं ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए ऑर्डर लिखूं तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्डर क्या आएगा? के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई नहीं आएगा, फिर कौन आएगा? सिग्मा 2pz2, ये के में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर पाई 2px 2py, इसमें 2 कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14, 2 और बचे हैं ना। फिर पाई स्टार आएगा, पाई स्टार में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक 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 1 1 है ना। फिर सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो एनर्जी ऑर्डर बनाए तो डायरेक्ट है ना, मैं वो वाला ही बना रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला, नीचे वाले 2 नहीं बना रहा है ना, वो तो तुम्हें पता ही होगा कैसे होते हैं, नीचे वाले 2 नहीं बना रहा। अब एनर्जी ऑर्डर में बनाऊं तो देखो 2p4 होता है लास्ट में ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में। हाँ अब सबसे ऊपर आएगा ये सिग्मा स्टार 2pz, फिर पाई वाला आएगा है ना, फिर नीचे अगेन पाई वाला आएगा, फिर नीचे ये आएगा। अब देखो कैसा है, ऐसा है ना। अब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक तो O2 का एनर्जी लेवल यहाँ है और इसका आउटर मोस्ट सेल का एनर्जी लेवल यहाँ है, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ओ का। O का ज्यादा होगा। O से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है O2 के कंपैरिजन में, समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर। चलिए, तो कभी अगर ऐसा पूछ ले तो उसको हम लोग MOT से हम लोग बता सकते हैं। चलो अब मैं ना SP मिक्सिंग के बारे में बताता हूँ। SP मिक्सिंग का मतलब वो एनर्जी ऑर्डर क्यों ऐसा आ रहा था एक्चुअल में। वैसे देखो SP मिक्सिंग एक है ना, मतलब एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बट उसमें होता क्या है उसका थोड़ा सा मैं आइडिया तुम्हें दे देता हूँ ना सर हम्म। सर हम लोग मतलब ये डायग्राम बिना बनाए भी बोल सकते हैं ना कि अगर मैं ऑर्डर फिल करूं तो जैसे एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर होता है। बोल सकते हो, पर देखो डायग्राम मैंने इसलिए बना, एक बार समझाने के लिए तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा ना। मैं बिना डायग्राम बनाए बोल देता तो तुम्हें उतना पता नहीं चलता, तो एक बार समझाने के लिए डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सर जनरली ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा रहेगा उतना वो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी उसका ज्यादा इजी रहेगा ना, मतलब कम रहेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी। देखो जैसा मैंने बताया एनर्जी ऑर्डर से वैसा कर लेना, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा कम रहेगा इतना तो मैंने सोचा नहीं, अगर तुम सोच सकते हो तो देख लेना। बाकी सबसे बेसिक फंडे से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो वो सबसे आसान रहता है और आंसर सही आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो बेसिक फंडा सबसे यही है कि एनर्जी देखो, जिसका एनर्जी ज्यादा अनस्टेबल है वहां से एनर्जी, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। अब SP मिक्सिंग होता है क्या? देखो SP मिक्सिंग क्या होता है मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, SP मिक्सिंग का मतलब मॉडिफिकेशन इन एनर्जी ऑफ MOs ड्यू टू S एंड P मिक्सिंग। S और P ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से ऐसा होता है। अब फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट, एक सेकंड रुकिए यार मुंह में कुछ चला गया मेरे। It is practically observed that MOs of similar symmetry and energy do interact and repel each other, due to which energy of high energy MO is further increase and energy of low energy MO is further reduce। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है।
do interact and repel each other, due to which energy of high energy MO further increase and energy of low energy MO is further reduce। कि भाई हम लोग बोलते हैं कि दो MO जिनकी एनर्जी सेम हो तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और हाई एनर्जी MO का एनर्जी और बढ़ जाता है, लो एनर्जी MO का एनर्जी और कम हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं in case of electron less than equal to 14, homonuclear diatomic molecules sigma 2s and sigma 2pz have similar symmetry and hence interact to form modified MO in which energy of 2s reduce and 2pz is increased, ठीक है। अब मैंने बोला है कि एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, देखो मैंने तुम्हें बताया भी है क्या, कहाँ गया, कि इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 जो होते हैं ना उनमें तो ऑर्डर नॉर्मल रहता है, बट इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में क्या होता है, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s इंटरेक्ट करते हैं और जिसका एनर्जी पर मेरे को ऐसे पढ़ाना कंफर्टेबल नहीं है, बट फिर मैं ना देखो बताता हूँ कैसे करना है। हाँ देखो अब इसमें स्क्रीन का लेंथ ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, मैंने एक बार इस डायग्राम से बताऊंगा ना तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी बढ़ रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहे तो। अब देखो दो एनर्जी ऑर्डर में लिखूंगा यहाँ पर, एक बार मैं एक साथ बना देता हूँ डायग्राम, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना। छोटे में सर एक डाउट था सर, ये और हम लोग जो भी डायग्राम बना रहे हैं उसमें जो एनर्जी हम लोग रिफर कर रहे हैं वो ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना, एमओ की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रहेगी ना पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, सबसे नीचे एनर्जी में आता है कौन, सबसे नीचे एनर्जी में आता है सिग्मा 1s, ठीक है, उसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 1s, उसके ऊपर आता है सिग्मा 2s, उसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2s, है ना। मैं ऐसे ही रफली एनर्जी बना रहा हूँ इनके, रफ एनर्जी ऑर्डर। फिर सिग्मा स्टार 2pz, फिर दोनों पाई, फिर दोनों पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार 2pz, है ना। ये देखो ये एनर्जी ऑर्डर मैंने लिखा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है ना, उसके लिए लिखा है। तो उसमें देखो ये कौन है, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2py है, ये पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py है, और ये सिग्मा स्टार 2pz है। अब देखो इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है, यहाँ पे देखो थ्योरी में देखो इंटरेक्शन होता है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2pz के बीच में। ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और जिसका एनर्जी कम है उसका और कम हो जाता है, जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका एनर्जी और ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz में भी होता है, इसमें भी सेम इंटरेक्शन होता है, जिसका कम है उसका कम, जिसका ज्यादा है उसका और ज्यादा। तो पहले तो हम लोग सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz को देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखो 1s, अब है ना यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या,
इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 के लिए ऑर्डर। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, यहां पर तो सिग्मा 1s से एनर्जी सेम है, सिग्मा स्टार 1s से एनर्जी सेम है। अब सिग्मा 2s का एनर्जी कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। तो मैं बोलता हूं सिग्मा 2s का एनर्जी कम हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि वो अट्रैक्शन हो रहे हैं ना, इसलिए तो ये कम होके यहां आ जाएगा। सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो भी अपना अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ तो हो रहा है उसमें सिग्मा स्टार 2pz से, तो इसका एनर्जी भी कम होगा, इसका एनर्जी कम होगा तो ये आ जाएगा यहां, ठीक है। सिग्मा 2pz में क्या होगा एनर्जी? क्या होगा सिग्मा 2pz का बढ़ एनर्जी? जाएगी। बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका एनर्जी बढ़ता है और बढ़ के कहां पहुंच जाता है? यहां, दोनों के बीच में। ये जो पहले था वो वही है, ये यहां था वो वही है, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ जाता है। कम। बढ़ेगा ना। हाँ ठीक कम है क्यों ठीक है, होगा? बढ़ेगा। तो ऐसा होता है, एनर्जी में ये चेंजेस आते हैं। अब देखो चेंजेस आए तो इनको हम लिख देते हैं। चेंजेस आने से देखो क्या हुआ, सिग्मा 1s जहां था वही है, सिग्मा स्टार 1s जहां था वही है, सिग्मा 2s बस थोड़ा सा कम हुआ, सिग्मा स्टार 2s कम हुआ, ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2py वही है, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py वही है। अब एनर्जी इंक्रीज हुआ तो सिग्मा 2pz इनके बीच में चला गया है, ऐसा ही होता है ना, और सिग्मा स्टार 2pz का भी एनर्जी बढ़ गया है। ऐसा होता है एसपी मिक्सिंग। हमें कुछ नहीं, हमें तो डायरेक्ट याद रखने हैं। वो समझ में आती है कहानी? सर एक डाउट है सर, हम लोग एनर्जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये कैसे बता रहे हैं? वो नहीं, समझ यही नहीं तो आया। यही तो मैंने लिखा ना ऊपर, देखो सबसे ऊपर एक लाइन लिखी, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट। अच्छा हाँ ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाकी है ना ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये ऐसा 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 होता है, ठीक है। ठीक है सर। एक सेकंड रुको यार, मेरे नोट्स उल्टे कैसे हो गए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एमओटी खत्म हो गया। मैं मेरे आईपैड को वापस सीधा कर लेता हूँ। तो इसको तुम देख, अरे ये तो वापस सीधा हो गया, मैंने वैसे लिखा था फिर भी सीधा हो गया, क्या है वो? मस्त था ये तो, मुझे लगा ये तिरछा हो जाएगा, पर ठीक है, हमें वहां पर स्पेस ज्यादा मिल गया। समझ में आया एसपी मिक्सिंग कैसे किया मैंने? हाँ सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और टाइम हमारे क्लास कब खत्म होता है? 11:15। 15 मिनट और, ठीक है। 15 मिनट में हम लोग है ना, देखो मैं मेटलिक बॉन्डिंग थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आयनिक बॉन्ड में पहले पढ़ा देता हूँ ना। सर एमओटी में और एक डाउट था, अगर क्वेश्चन में ना अभी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर कोई और एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो चेंज कैसे होगा ये डायग्राम? डायग्राम क्यों चेंज करना है, हमें तो ऑर्डर नहीं देखने हैं मतलब ना। जहाँ पे 2px है वो तो अलग अलग हो जाएगा ना, 2py वो सब अलग अलग हो जाएगा, तो वो कैसे होगा वो समझ। देखो, अगर एक्स एक्सिस को आईएनए बनाया है ना, तो जहां सिग्मा 2pz है उसकी जगह क्या लिखोगे बताओ? सिग्मा 2px। ठीक है, और बाकी पाई वाले भी लिख सकते हो ना ऑब्वियसली। जो जो यार इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी के अलोंग पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है? सर सर मतलब ये जो आपने ऊपर एसपी मिक्सिंग सिखाया उसमें मतलब ग्रेटर देन 14 वाला मतलब क्या हो रहा है उसका? ये देखो, मैंने ग्रेटर देन 14 वाला ऑर्डर इसलिए लिया ताकि तुम उसके रेस्पेक्ट में चीजों को देख पाओ। उसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेस देन 14 में एसपी मिक्सिंग होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर ऊपर नीचे करके बताए हैं बस, ठीक है। अच्छा ठीक है। और इस थ्योरी को पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी हाँ ठीक। एसपी मिक्सिंग में बहुत दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट ऑर्डर याद कर लो, क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएंगे। सर ठीक फर्स्ट है। पॉइंट एक मिनट दिखाना, क्या दिखाऊं? फर्स्ट पॉइंट।
हाँ सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास सर, 2 ही बॉन्ड बचे हैं पढ़ने को। हाँ बोलो। सर, जो मैंने बोला तो उसमें आपने बोला कि सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चेंज होगी ना, मतलब पाई बॉन्ड वैसे ही रहेगी ना। पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड वैसे ही रहेगा। क्यों भाई, क्यों रहेगा वैसे ही पाई बॉन्ड? तो कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। अगर इंटर न्यूक्लियर हाँ, एक्सिस हाँ, एक्स हो हाँ, गया है, समझा सर। पाई और जेड के अलोंग बनेगा ना अब। हाँ, हाँ, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं। अब हमारे पास 2 ही बॉन्ड बचे हैं पढ़ने के लिए। एक तो आयनिक बॉन्ड जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक तो आयनिक बॉन्ड बचा है हमारे पास पढ़ने को, इसको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक दूसरा बचा है हमारे पास मेटलिक बॉन्ड। तो मेटलिक बॉन्ड तो ज्यादा बड़ा नहीं है। आयनिक बॉन्ड में हम लोग फजान रूल वो सब चीजें को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जितना टाइम है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट पॉइंट इज क्या है फर्स्ट पॉइंट आयनिक बॉन्ड में। ये तो तुम्हें पता ही होगा, कैटायन एनायन के इंटरेक्शन के बीच से बनता है। ठीक है ना, इतना तो पता होता सबको। फर्स्ट पॉइंट इज आयनिक बॉन्ड is non-directional in nature while covalent bond is directional in nature। कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को? कोवैलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। ऐसा बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब ऑर्बिटल एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में ओवरलैप करे। ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल को किसी भी डायरेक्शन में तुमने ओवरलैप करा दिया और बोलो भाई कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ सर, नहीं है ये पॉसिबल। ठीक है, हम किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मन गढ़ंत ओवरलैपिंग नहीं करवा सकते कोवलेंट बॉन्ड में, बट आयनिक बॉन्ड में चलेगा। आयनिक बॉन्ड इज सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो किसी भी डायरेक्शन से कैटायन एनायन का अट्रैक्शन हो सकता है। तो आयनिक बॉन्ड का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर हुआ बात? सर आयनिक यस बॉन्ड में कोई सर। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना? नहीं, आयनिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, it is formed by transfer of electron from one atom to another। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसमें शेयरिंग करेंगे। आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग नहीं होगी। एक बार जो दे दिया वो दे दिया। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई तुमसे पूछे NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है तो क्या बोलोगे? 2 है। अरे NaCl ना, हाँ 1 है। NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे 1। ठीक है, ऐसे में बोलूं MgCl2 में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी हाँ, कितना है? 2 है। 2 है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड में ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं क्या, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। क्या होता है लैटिस एनर्जी? वो वन का मोल ऑफ एनर्जी। लैटिस को ब्रेक करते हैं।
मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. दिस इज द अमाउंट ऑफ energy released. This is the amount of energy released to break 1 mole of lattice into its constituent gaseous ion. है ना. इसका दो डेफिनेशन है, एक तो ब्रेक करने के टर्म्स में, एक फॉर्म करने के टर्म्स में. ब्रेक करने का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन, उल्टा गलत लिख दिया मैंने, है ना. रिलीज थोड़ी होगा, ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगा ना. ब्रेक करने के टर्म्स में बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन. इसके अलावा एक डेफिनेशन और होता है, वो फॉर्म करने के टर्म्स में होता है. क्या? दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of lattice is formed from its constituent gaseous ion. ठीक है कि देखो, या तो 1 मोल, जैसे बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि बॉन्ड को फॉर्म करना है तो एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी. सेम वैसा ही है कि अगर 1 मोल हमें क्या बनाना है, लैटिस बनाना है, तो जो एनर्जी रिलीज हो वो लैटिस एनर्जी है. या 1 मोल लैटिस को ब्रेक करना है उसके गैसेस आयन में, तो जो एनर्जी देनी पड़े वो लैटिस एनर्जी है. ठीक है. जैसे सपोज करो हमारे पास NaCl सॉलिड है, उसको हमने, NaCl सॉलिड है, उसको हमने Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर जो डेल्टा H होगा किस टर्म में डिफाइन होगा? लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी. और यह हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमने तो लैटिस को ब्रेक किया है ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. ऐसे ही मान लो इस NaCl सॉलिड को मैंने पानी में डाला, तो क्या बना? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. तो यहाँ पर जो डेल्टा एच डिफाइन होगा वो क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी. डेल्टा एच सॉल्वेशन. ठीक है. और यहां से यहां तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन. अब डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है. लैटिस को ब्रेक कर रहे हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, लैटिस और हाइड्रेशन होता है डेल्टा एच, वो होता है हमेशा नेगेटिव. अच्छा, अब हम लोग यहां से एक चीज बोल सकते हैं क्या? डेल्टा एच सॉल्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच Le प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन. ऐसा बोल सकते हैं? हाँ. ठीक है. अब ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है. ठीक है. तो हम बोलते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, वाटर में सॉल्युबल होकर एक्वस आयंस बनाएगा, उसके लिए बात करते हैं हम लोग कि सॉल्ट मेरा वाटर में सॉल्युबल है नहीं, उसके लिए डेल्टा एच सॉल्वेशन शुड बी नेगेटिव. नेगेटिव. ठीक है. अब डेल्टा एच सॉल्वेशन नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच Le का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एच हाइड्रेशन के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन हो? हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए. हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए. जब हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तभी हम बोलेंगे सॉल्ट इज वाटर सॉल्युबल या सॉल्युबल, जो भी बात कर रहे हैं. हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मतलब एंथैल्पी ऑफ नेगेटिव ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तभी हमारा सॉल्ट सॉल्युबल होगा. नहीं है अगर ऐसा तो हमें हीट वीट करके या शेकिंग करके कैसे भी करके हमें उसको मिलाना पड़ेगा. ठीक है. समझ गए? हाँ सर. चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग. क्या? फेवरेबल
conditions for formation of आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने की फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, कब कब आयनिक बॉन्ड बन सकता है? फर्स्ट, आयनाइजेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी क्या, हाई या लो? लो। शुड बी लो या लेस, है ना, क्योंकि जब मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगा तब वो इजीली कैटायन बना लेगा। हम चाहते हैं इजीली कैटायन और एनायन बन जाए, तो वो इजीली कैटायन बना लेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। हाई। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो इजीली एनायन बना लेगा, इजीली कैटायन एनायन बन गया तो इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा। थर्ड कंडीशन इज लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना, हम बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड शुड बी क्या, हाई या लो? हाई, कि भाई कैटायन एनायन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो लैटिस का फॉर्मेशन होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना ही ज्यादा स्टेबल मेरा लैटिस बनता है। समझ में आती है बात? हाँ सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सर वो डेल्टा एच सॉल्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एल प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन लेवल बताना है एक बार। क्या बताऊं कि ये कैसे हो गया ऐसा? हाँ सर, एक बार एक्सप्लेन करिए ना। देखो ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन ए से बी में जा रही है, कोई रिएक्शन फिर बी से सी में जा रही है, इन दोनों को रिएक्शन का सम किया तो ए से सी बन गया। इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर एक्स है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर वाई है, तो दो रिएक्शन को सम करते हैं तो उनका डेल्टा एच का भी सम हो जाता है एक्स